और बात करेंगे खबरों की। कानपुर में केपी समूह द्वारा अखिल भारतीय चौरसिया समाज द्वारा 23वें परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर 32 जोड़ों का सामूहिक विवाह भी संपन्न हुआ। सभी जोड़ों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाकर पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ अग्नि के 7 फेरे लिए। आपको बताते चले कि कानपुर में केपी समूह द्वारा चौरसिया समाज का परिवार मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 23वें वार्षिक समारोह में 32 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया। वहीं पिछले 23 सालों में अब तक 1132 जोड़ों का विवाह संपन्न करवाया जा चुका है और चौरसिया समाज के सभी लोग इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आपको बताते चले कि घोड़ी पर बैठकर सभी दूल्हे जनवासे से कार्यक्रम स्थल आए, जहां पर उनका और उनके परिवार का द्वार 4 के दौरान स्वागत किया गया। इसके बाद स्टेज पर वर वधू ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। फिर मंत्रोच्चारण के दौरान सभी जोड़ों ने अग्नि के 7 फेरे भी लिए, जिसके बाद बेटियों को विदा किया गया। वहीं चौरसिया समाज के राष्ट्रीय प्रवक्ता द्वारिका चौरसिया ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य समाज के लोग एक ही दिशा में सोच और आपसी सामंजस्य को मजबूत करते हुए समाज के लोगों को सहायता के लिए संपन्न लोगों को आगे आना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन करता है। लगभग पिछले 23 वर्षों से लगातार सामूहिक विवाह के इस कार्यक्रम का आयोजन होता रहा है और आज 32 जोड़ों का विवाह यहाँ पर होने जा रहा है, जिसमें एक जोड़ा जो है दिव्यांग भी है और इसमें यह भी प्रयास किया गया है कि जो भी इस तरह से हमारे जो बच्चे हैं जो दिव्यांग होने के कारण परिणय सूत्र में नहीं बंध पाते हैं, उसको भी हमने आगे लाने का यहाँ पर प्रयास किया जो सफल रहे। अभी तो एक जोड़ा हुआ है, लेकिन जब हमारी संरचना हुई, लोगों की बातचीत हुई, आगे भी 5-7 जोड़े अगले वर्ष के लिए, आने वाले कल के लिए तैयार होना शुरू किए हैं हमने। ये हमारा प्रयास रहा है। तो 32 जोड़ों का जो है वो सामूहिक विवाह कराया गया है और अब तक 1132 जोड़ों का विवाह जो है वो संपन्न हो चुका है। और इस दौरान जो है चौरसिया समाज की ओर से यह विवाह जो है संपन्न कराया गया है और इस दौरान जो है परिवार मिलन समारोह का भी आयोजन किया गया। तो कानपुर से ये जानकारी सामने आई। और बात करेंगे खबरों की, तो दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। ईडी के समन पर सीएम केजरीवाल को होना है पेश। एक्साइज पॉलिसी मामले में ईडी ने भेजा है समन। 27 फरवरी को ईडी ने भेजा था 8वां समन। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ईडी के समन पर सीएम केजरीवाल को पेश होना है और 27 फरवरी को ईडी ने 8वां समन भेजा था। 7वें समन तक दिल्ली सीएम ईडी के सामने नहीं हुए पेश। आज भी पेश नहीं होंगे केजरीवाल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जवाब देने को तैयार हैं। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जवाब देने को सीएम केजरीवाल तैयार हैं और एक बार फिर से जो है ईडी के सामने पेश नहीं होंगे और इसके बजाय जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होना चाहते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से अजित कुमार लाइव जुड़ गए हैं। अजित, ईडी के समन पर एक बार फिर से जो है केजरीवाल को पेश होना है, लेकिन बताया जा रहा है इस बार भी पेश नहीं होंगे। देखिए, बिल्कुल ये बताना चाहूंगा, कथित तौर पर राजधानी दिल्ली में जो शराब घोटाले का जो मामला चल रहा है, जहां इस घोटाले में पहले से ही दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह पहले से ही जेल में है, तो वही अब जो जांच की आज जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक में पहुंची हुई है और ईडी ने अब तक जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 8 नोटिस भेज चुकी है, जो ईडी दफ्तर पेश होने को कहा गया था, जिसमें आज उन्हें पेश होना था, जो 27 फरवरी को ईडी की तरफ से जो 8वां जो समन है वो भेजा गया था। हालांकि हर बार की तरह उन्होंने इस बार फिर से साफ तौर पर इस नोटिस को कहीं ना कहीं अवैध करार साफ तौर से पेश होने को मना कर दिया। हालांकि उन्होंने साफ कहा है कि वो पेश होने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें 12 मार्च से बाद की कोई भी तारीख दे दी जाए और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होंगे। तो साफ तौर पर आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर से इस ईडी के नोटिस को अवैध करार देते हुए कानूनी तरीके से इस नोटिस को बोलते हुए आने अगली तारीख जो 12 मार्च की बाद की कोई तारीख बाकी है, उन्होंने कहा है कि फिजिकल तौर पर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही तो ईडी दफ्तर में पेश किए। जी अजित, इससे पहले भी जो है 7 बार समन उन्हें जारी किया गया और हर बार उन्होंने गैर कानूनी बताया, लेकिन अब जब उन्होंने समय मांगा है तो वो भी 12 के बाद का, और इसके साथ ही वो कह रहे हैं कि वो फिजिकली नहीं बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे। क्या वजह हो सकती है? देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो लगातार जो आम आदमी पार्टी गिरफ्तार
गिरफ्तारी को लेकर के आशंकाएं जता रही है कि बात पर आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जो ये नोटिस भेजे जा रहे हैं वो केंद्र सरकार द्वारा साजिश के तहत भेजा जा रहा है, षड्यंत्र के तहत भेजा जा रहा है और ये केवल और दिल्ली के चुनाव को रोकने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि कहा जा सकता है इन्हीं आशंकाओं को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने की पेशकश की है। अब ऐसे में देखना ये होगा क्योंकि आज 8वां समन जिस तरीके से एक बार फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ठुकरा दिया तो ईडी जो है वो किस तरीके से अगला कदम उठाएगी। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने के लिए तैयार है, लेकिन 12 मार्च के बाद उन्हें कोई भी तारीख दी जाए तो देख रहा ये कि क्या जो है वो अगला नोटिस भेजती है, क्या वो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो पेश होने की जो शर्त रखी है क्या ईडी इस शर्त के लिए मंजूरी देती है और क्या एक बार फिर से आगे अगर नोटिस भेजती है तो क्या वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। जी, तो क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो पेश होंगे तो इससे उनकी गिरफ्तारी का खतरा कम है? देखिए जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के आशंका जता रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा जा सकता है क्योंकि हर वक्त मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नोटिस को गैर कानूनी जरूर कहा लेकिन उन्होंने इस बात भी कही कि वो ईडी के सामने सवाल जवाब के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो नोटिस का जवाब न देते हुए उसे गैर कानूनी करार करते हुए पेश नहीं हुए। तो ऐसे में इस बार कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पूरी जो लीगल जो टीम है उनके साथ ही डिस्कस करके लगातार जो है उन्होंने पूरी की पूरी एक तो प्लानिंग के तहत कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने के लिए और राजी हुए और यही जो मतलब पेशकश तो ईडी को दी है। जी अजित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और सीधे चलते हैं लखनऊ जहां अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव है। दुनिया में हमें बताओ कौन सा देश इस तरह की अर्थव्यवस्था चलाता होगा जहां पर पहले तो लोन दिया जाए, जब वो डिफॉल्टर हो जाए तो उनका कर्ज माफ हो, फिर उन्हें कर्ज दे दिया जाए और कर्ज के माफ करने के बहाने इलेक्टोरल बॉन्ड्स ले ली जाते हो। अरे हमने तो कह दिया जांच की मांग, सुना नहीं आपने या स्किप कर गए वो भी आप? इसलिए जहां किसान की आय दोगुनी का वादा किया था, क्या किसान की आय दोगुनी होगी इस महंगाई में? और फिर नौजवान, वो बेटी जो इसने आत्महत्या कर ली, क्या कहा उसने? माफी मांगी पिता और मां से, मां और पिता से माफी मांग करके उसने आत्महत्या कर ली क्योंकि पेपर लीक हो गया, वो अपना भविष्य बनाना चाहती थी। दूसरा कन्नौज का बेटा ब्रजेश पाल, उसने अपनी जान दे दी डिग्री जला करके। जो लोग निवेश का सपना दिखा रहे थे और बड़े बड़े आयोजन कर रहे थे, आप लोगों को ब्रेकिंग सेरेमनी में बुला करके आपको कूपन दे रहे थे खाने का, बताओ, कूपन दिया प्रेस के लोगों को खाने का कि खाना खाए बिना मत जाना। कहां है नौकरी, कहां है रोजगार? और बताओ कितने नौजवानों की जान जा रही है, आत्महत्या कर रहे हैं। तो इसका सवाल का जवाब है क्या सरकार के पास कोई? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं, ये जनता को फेस नहीं करना चाहते हैं। आय दोगुनी हुई नहीं, नौकरी मिली नहीं, और फिर नौजवान कहां खड़ा है? इजराइल जाने के लिए वॉर जोन में। पता नहीं भर्ती और ज्यादा ना खोल दें कि जिसको आना है आइए। शुरू में तो पत्रकार साथी भी गए थे कवर करने, जब वो मामला खराब हुआ ज्यादा तो पत्रकार साथी सब बाहर वापस आ गए भारत। लेकिन अब नौजवान जा रहा है। सोचो कैसी सरकार है जो गरीबी को एक्सप्लॉइट कर रही हो, गरीबी को एक्सप्लॉइट कर रही, गरीबों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, क्योंकि नौजवान के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है। यहाँ पे वो मजबूरी में अपना भविष्य बनाने के लिए और परिवार की देखभाल के लिए वो विदेश जा रहा है, वो भी कहां? वॉर जोन में। रशिया भेज दिया, वहां लड़ रहे हैं बेचारे यूक्रेन में। तो ये सब सवाल हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और डबल इंजन की सरकार को, या डबल इंजन की सरकार जो कहती है हम न जाने कितना मुनाफा और लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं, अभी किसान चाहे बुंदेलखंड हो या उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्से का, क्या उसकी डबल मदद हो रही सरकार से? कम से कम अब तो सरकार सोचे और डबल मदद करे उनकी। जो नुकसान हुआ है ओलावृष्टि और बारिश से और आंधी तूफान से, जो डबल इंजन की सरकार है, क्या किसानों की डबल मदद करेगी? दिल्ली और लखनऊ मिलकर के जो नुकसान हुआ है क्या भरपाई करेगी सरकार?
जैसे कल कार्यक्रम मोहन यादव का था, नारे लग रहे थे अखिलेश यादव जिंदाबाद, दुहाई देने लगे कि यूपी में ससुराल है हमारी, कुछ वक्त लो। प्यारे मोहन जिंदाबाद। आप बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, नौजवानों की बात कर रहे हैं, अग्निवीर की बात कर रहे हैं, पेपर लीक की बात कर रहे हैं, और ये सब सवाल के बाद सरकार के करते सरकार धर्म को आगे करती और धर्म को आगे करने के बाद इन सब मुद्दों को जो है भटका दी। इससे आप कैसे काउंटर करेंगे? आप जो इन सवालों का जवाब आज नहीं दे रहा है, उससे बड़ा कोई अधर्मी नहीं हो सकता। क्या आप भी चुनाव लड़ाओ चले जा रहे हैं कि आप कन्नौज से और नहीं, आपकी इच्छा है कहीं लड़ने की? बहुत जल्दी तय हो जाएगा सब। अब बीजेपी की सूची देखिए आप, क्या सूची है वो, जो सब हारने वाले हैं। सर एक वीडियो वायरल है बाराबंकी के सांसद का। नहीं, जो बात आप कह रहे हो, सर वो बाराबंकी मौसम बदल गया। सर बाराबंकी के सांसद का वीडियो वायरल हो रहा है। क्या है, मैं सुना नहीं। बाराबंकी के सांसद का वीडियो किस पार्टी के हैं, किस पार्टी के? भाजपा के। मैंने देखा नहीं ना, मुझे जानकारी इस बारे में नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है कुछ। नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है सब बात। सर अजय मिश्रा टेनी को दोबारा टिकट दिया गया है किसानों के। तो आप बीजेपी से क्या उम्मीद करोगे भाई? बीजेपी क्या कहती, किसानों की आय दोगुनी होगी? क्या इस महंगाई में आय दोगुनी हो गई? 1 लाख किसान ने आत्महत्या की है अभी तक, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। दुनिया में शायद इतना कर्ज किसी देश के ऊपर नहीं होगा। कर्ज उद्योगपतियों को दिया, उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया। और फिर ये जो घटना हुई थी तेजिंदर ब्रिक की, तो जान बच गई तेजिंदर ब्रिक की, उसकी भी जान चली जाती। और उन्हीं जिन पे आरोप थे, बताइए, टिकट दे रहे हैं, तो इससे किसान का क्या भला होगा? इससे जनता को समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कैसी पार्टी है। अब पार्टी विद डिफरेंस यही है कि जो चाहो सो करो, और हम तो आपके साथ हैं। तो लखनऊ से आप अखिलेश यादव को सुन रहे थे, और इसी वक्त जो है चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही। डिप्टी मेयर चुनाव का आया रिजल्ट। बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र शर्मा 19 वोटों से जीते। बीजेपी को मिले 19 वोट, कांग्रेस आप गठबंधन को मिले 17 वोट। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी के राजेंद्र शर्मा 19 वोटों से जीत हासिल की है उन्होंने, और बीजेपी को 19 वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस और आप गठबंधन को 17 वोट मिले हैं। तो चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी सामने आ रही। डिप्टी मेयर का चुनाव जो था उसका रिजल्ट आ गया है, और बीजेपी को यहां जीत मिली है। बीजेपी को 19 वोट मिले हैं, और राजेंद्र शर्मा जो है 19 वोटों से जीत चुके हैं। तो डिप्टी मेयर चुनाव का रिजल्ट आ गया, और अब बीजेपी को यहां जीत मिली है। राजेंद्र शर्मा बीजेपी के उम्मीदवार ने यहां जीत हासिल की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से राकेश छावरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, डिप्टी मेयर का चुनाव जो काफी समय से विवादों में रहा है, अब आखिरकार इसका रिजल्ट आ गया है और बीजेपी को जीत मिली है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो पिछले समय में जो इलेक्शन था, लास्ट टाइम में जो इलेक्शन की कोर्ट की तरफ से अपील की गई थी, तो उसको लेकर मेयर जो थे वो नहीं वहाँ पे आए थे, क्योंकि खराब तबीयत का हवाला देकर वो वहाँ पे नहीं पहुंचे, और काफी उनके जो अलायंस के काउंसिलर से नहीं पहुंचे थे। तो आपको बता दें कि जो माननीय की अदालत की तरफ से अपील की गई थी कि आज की तारीख दी गई थी। उसके बाद आज सुबह से ही जो वहाँ पे माहौल थोड़ा कशमकश का बना हुआ था, क्योंकि आपको बता दें कि जो मेयर था वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का चुना गया था। लेकिन अभी दूसरी तरफ अगर बात करें तो आज डिप्टी मेयर जो है भारतीय जनता पार्टी के चुने गए हैं, तो उसको लेकर ऑपोजिशन की तरफ से, अलायंस पार्टी की तरफ से जो गठजोड़ में एक कड़ी जो कह सकते हैं चोट देखने को मिली है।
क्योंकि आपको बता दें कि पंजाब में पहले से ही जो है अलायंस के ऊपर जो सहमति नहीं बंधी थी, और आज जो भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी मेयर बनने पर ये कहीं ना कहीं एक करारी चोट मिली है। जी वहीं अगर आप और कांग्रेस की बात करें तो उसके गठबंधन होने के बावजूद जो है बीजेपी को ये टक्कर नहीं दे पाई है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, क्योंकि 19 वोटें मिलने का मतलब है कि बीजेपी का एक डिप्टी मेयर बना है, तो अभी मेयर जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का है, तो उसको देखते हुए अभी डिप्टी मेयर जो है, तो ये अभी जो सस्पेंस बना हुआ है कि आने वाले समय में कामकाज में कितनी दिक्कत आएगी, क्या परेशानियां आएंगी, इन दोनों पार्टीज के बीच में इनका काम होगा या नहीं होगा, क्या उस चीज के ऊपर अभी ये तस्वीरें क्लियर नहीं हुई, लेकिन राजनीति गरमानी जरूर शुरू होगी, लेकिन आने वाली तस्वीरें बताएंगी कि आगे निकल के क्या आता है। जी राकेश, बात करें तो गठबंधन जो कांग्रेस और आपकी गठबंधन थी, कहाँ चूक रहेगी? क्योंकि कयास जो लगाए जा रहे थे तो कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही थी इनकी जीत होगी, लेकिन अब जो है फिर से उलटफेर जो है बड़ा देखा जा रहा है इसमें। जी बिल्कुल, जैसे कि पिछली मरतबा भी ऐसे हुआ था कि जो अलायंस पार्टी का मेयर चुना गया था, लेकिन पिछली बार जब लास्ट टाइम में इलेक्शन की तारीख दी गई थी तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के काउंसलर्स वहां पे नहीं पहुंचे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर्स ने काफी शोर मचाया, जिसके बाद उन्होंने मानियों का अदालत का रुख किया। उसके बाद जो है अदालत ने जो मेयर को भी इस चीज के लिए फटकार लगाई कि क्या हम पालकी भेजे उनको बुलाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है कि उनका पिछली बार जो तारीख के ऊपर इलेक्शन ना होना भी ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखा जा रहा है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो डिप्टी मेयर चुना गया, तो अभी आगे आने वाली तस्वीरें बताएंगे कि दोनों पार्टी आपस में मिलकर काम करती हैं या विकास रुकेगा या होगा या क्या होता है, ये आने वाली तस्वीरें बताएगी। जी राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।